नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, हमारे साथ हैं ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष SN पाठक जी। हम आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज ओनली व्यूज पर। धन्यवाद। पाठक जी, जिस तरीके से देखा जाए केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच में, खासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और डिफेंस एम्प्लॉय, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। क्या लग रहा है कि सरकार क्यों इस तरीके से कर्मचारियों के साथ बर्ताव कर रही है न्यू पेंशन स्कीम को लेके? देखिए, ये सरकार शुरू से जो है वो केंद्रीय कर्मचारी के पक्ष में कभी नहीं रही और वो चाहती भी नहीं है कि सरकारी कर्मचारी का हमने वो करें, देखभाल करें। ये प्राइवेटाइजेशन की सरकार है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट ले लीजिए, रेल ले लीजिए, सब जगह निजीकरण हो रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी निजीकरण हो रहा है। तो पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम, इनके लिए ऐसा लगता है कि हमको ये जिंदगी भर के लिए देना पड़ेगा, तो उससे ये छुटकारा पाना चाहते हैं। खुद तो अपना पेंशन लेंगे, 3 साल 2 साल सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे तो लाइफ लॉन्ग पेंशन लेंगे, और 5 बार विधायक बनेंगे तो 5 पेंशन लेंगे, 3 मैक्सिमम 3। लेकिन अब सरकारी कर्मचारी को कुछ नहीं देना चाहते हैं। यही कारण है और कुछ नहीं है। ये तो हठधर्मी है, क्योंकि जहां पर ये सरकार हटी है वहां फिर से ओल्ड पेंशन चालू हुआ है। कर्नाटका को देख लीजिए, आप हिमाचल को देख लीजिए, आप बंगाल को देख लीजिए। बंगाल ने तो कभी बंद ही नहीं किया, वहां तो आज भी ओल्ड पेंशन चल रहा है। आप झारखंड को देख लीजिए, झारखंड भी आने के बाद, ये नई सरकार आने के बाद उन्होंने ओल्ड पेंशन चालू कर दिया। लेकिन अब ये हर कोई का अलग अलग सोच है। ये सरकार जो है वो बिजनेस माइंडेड सरकार है, इसलिए अपने कर्मचारी के बारे में कुछ सोचती नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का एक जो मुद्दा आ रहा है, जिसमें कि अभी देखें तो BSNL की भी स्थिति बहुत कमजोर है। डिफेंस वाली भी, जो अब जबलपुर में जितने सुरक्षा संस्थान हैं, उनकी स्थितियां भी लगभग प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। नहीं, जा नहीं रही, चली गई। जब हम लोग इस डिपार्टमेंट में आए ना 1964 में, तो इसी जबलपुर में 65,000 डिफेंस के कर्मचारी काम करते थे। आज वो घट के 15,000 भी नहीं रह गए। तो ये जो 50,000 नौकरियां चली गई, किसकी चली गई? जबलपुर की चली गई। जबलपुर के लड़कों को इसमें नौकरी मिलता था। अफसोस इस बात का है कि सरकार जो है बोलती है, ये सरकार बोलती है कि गवर्नमेंट इज फॉर गवर्निंग, नॉट फॉर बिजनेस। इसलिए ये सारा सब कुछ प्राइवेट में करती है। और यही कारण है कि सबसे अफसोसजनक बात है कि कारपोरेशन जब किया था तो राजनाथ जी ने हमें खुद अपने वहां मीटिंग बुला के ये आश्वासन दिया था कि ये गवर्नमेंट ओन्ड कारपोरेशन होगा। लेकिन 2 साल में सारी कलई खुल गई और राजनाथ जी की बात झूठी निकली और उन्होंने इसको कारपोरेशन का वो करके, अब वो 8 फैक्ट्रियां इस साल के बाद, इनके पास कोई काम नहीं है, 8 फैक्ट्रियां बंद करने की सारी योजनाएं बना रही है, जिसमें 5 है क्लोथिंग फैक्ट्री और 3 है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की फैक्ट्री। तो इस तरह वो बंद कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ये जो बारूद जो बनाते हैं, जैसे खमरिया, हमारे जबलपुर में खमरिया है, महाराष्ट्र में 3 फैक्ट्रियां हैं, आपका 4 फैक्ट्रियां महाराष्ट्र में, तो जैसे पूना में 2 हैं, चांदा में 1 है, भंडारा में 1 है। तो वहां पर बारूद बनाने वालों को अब उन्होंने प्राइवेट में ऑर्डर देना चालू कर दिया। उस समय हम लोग समझते थे, एक बार जब जॉय साहब वो थे रक्षा मंत्री, तो हम लोग उनके पास गए थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के काम के सवाल पर। तो उन्होंने सबसे पहली बात जो कही थी कि देखो, तुम्हारे यहाँ जो एमुनेशन ग्रुप की फैक्ट्री है वो कभी उनको काम की कमी नहीं होगी। फिर उन्होंने खुद ही तर्क देके बोला, क्यों? हम पूछो क्यों? हम लोग कुछ पूछते उसके पहले ये बोले कि क्योंकि 3 साल के बाद तुम लोग को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि कभी किसी की सरकार आ जाए वो इसलिए इसको प्राइवेट में नहीं देगी
हंसते हुए बोले कि नेता लोगों को अपने जान का खतरा हो जाएगा, लेकिन अब तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। अभी और जिस तरीके से देखा जाए कि डिफेंस वाला जो आपका पूरा क्षेत्र है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहले भी अब जब भारत पाकिस्तान युद्ध होते थे, कर्मचारियों में एक जोश होता था कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। आज ये स्थितियां कहाँ हैं? नहीं, कर्मचारियों को तो इन्होंने दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया ना। वो कर्मचारी आज भी जो ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेस किसका है, कारगिल का सक्सेस किसका है? सेना का। यही जीसीएफ L70 गन और ये इंडियन फील्ड गन, ये दोनों ने कारगिल और इसमें विजय पाई। और कहीं बाहर की कोई, बाहर से तो आप कुछ खरीदे नहीं, बाहर से तो आपके पास कुछ आया नहीं। और आज भी हमारी जो टैंक हैं जो आबादी में बनती हैं, वो आज भी हिंदुस्तान में, एशिया में इतना पावरफुल टैंक और कोई बनाता नहीं है। तो फिर हमारी दुर्गति करने के पीछे की कहानी क्या है? टाटा को दे दिया, 3 साल हो गया, 2.5 साल टाटा को ये गन बनाने के लिए दिया, सक्सेस नहीं हुए। 1.5 साल पहले टाटा यहां फायरिंग करने आए थे एलपीआर में, ये जबलपुर में। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला उनका बैरल फट गया, वापस भाग गए। तो आज भी हम बेहतरीन है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो भी कर्मचारी वर्ग है, टेक्नीशियन वर्ग है, वो यहां पर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग लेके फिर आता है। आजकल तो एमटीएस के लोग भी, कोई भी किसी को कहीं भी लगा देते हैं तो उसको बैरल तो फटना ही है। सरकार की जब नियत में खोट है, और वो प्राइवेट में क्यों दे रही है आप सबको जानते हैं। अगर राजनीतिक बात न भी कहूं तो इतना सभी जानते हैं कि जिस कंपनी को ऑर्डर मिलेगा वो कंपनी जो पार्टी पावरफुल भी होगी उसको करोड़ों का चंदा देंगे। हम लोग के पास क्या मिलता है? हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, हम लोग तो बोनस के लिए लड़ते हैं। पाठक जी, एक दौर हमने देखा है इसी शहर में जब बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों की, कामगारों का एक जुलूस निकलता था जी, बोल मजूरा हल्ला बोल जी, इस तरह के नारे गूंजते थे, और गल्ला चाहिए हल्ला बोल, सही बोल रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद, ये सारे नारे जब निकलते थे एक जुनून होता था। आज कर्मचारियों की संख्या कम हो गई। फैक्ट्रियों में जिस तरीके से आपने बोला कि पहले 65,000 थे, आज वो घट के 15,000 भी नहीं रह गए। तो ये भर्तियां रुक जाने का सीधा असर कहाँ पड़ता है? सीधा असर देखिए, सीधा असर आज की अगर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर शहर पे पड़ा है। यहाँ का नौजवान आज बेरोजगार है, यहाँ का नौजवान बेरोजगार है। कोई नेता बोल सकता है, जितने यहाँ विधायक है, मंत्री है, सांसद है, कोई बोल सकता है कि हमने जबलपुर से 5 लड़कों की नौकरी लगा दी कहीं पर? वो नहीं बोल सकता है। कहीं से मतलब सरकारी डिपार्टमेंट में वो नहीं बोल सकता, क्योंकि नौकरी उन्होंने बंद कर दी। तो अब क्या लग रहा है कि ये सुरक्षा संस्थानों की स्थितियां क्या होंगी? मैं आपको आज बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए मिश्रा जी, आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये सारी संस्थाएं, प्राइवेट इसको चला नहीं सकता है। जब प्राइवेट नहीं चला सकता तो क्या होगा? अल्टीमेटली वे इसको बंद करेंगे और प्राइवेट को देंगे या विदेशों से आयात करेंगे। जो स्वदेशी की बात करते थे, स्वदेशी अभी भी करते हैं कि हमको स्वदेशी माल बनाना चाहिए। जो देश की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उसको प्रधानमंत्री जी का खुद का बयान है, 2-3 बार उनका बयान है, आप पुराने उनके वीडियोस देखिए, वो खुद कहते हैं कि कारपोरेशन बनता ही है प्राइवेट में जाने के लिए। यानी ये सभी सुरक्षा संस्थान प्राइवेटाइजेशन में तो जाएंगे, लेकिन ये नहीं समझ में आना चाहिए कि यही संस्थान चलेंगे, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने लायक प्राइवेट में किसी की दम नहीं है। और औने पौने दाम में 1 रुपया, जैसे 1 रुपया में कितना 12,000 एकड़ जमीन दे दी गई वहां कि कहां पर अडानी को, वैसे ही इनको लीज में दे दिया जाएगा। 1 रुपया के लीज में 30 साल के लिए रखिए आप और चलाइए, और अपने आदमी भरेंगे। जहां आज हम लोग लड़ के, जब हम लोग आए थे तो सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह जो थी वो कितनी थी? हमारी तनख्वाह 75 रुपये थी, उस मिनिमम वेतन, उसको हम लड़के
ये 60 सालों में हम उसको लड़के आज मिनिमम तनख्वाह हम 18.5 हमारा बेसिक पे ही है, हम कम से कम 30-40 हजार तो ले ही लेते हैं। वो सब खत्म हो जाएगा और 15,000 मिलेगा, उसमें 7,000 ठेकेदार ले लेगा, 7,000 गरीब मजदूर लेके जाएगा। शोषण किसका होगा? मजदूरों का होगा। हमारे पास खरीदने का पैसा नहीं होगा तो व्यापारी से सामान नहीं खरीदा जाएगा। अगर हम अगर 1 लीटर दूध लेते हैं तो वो जो एमटीएस वाला आएगा वो बेचारा एक पाव भी अपने लड़के के लिए नहीं खरीद पाएगा। दूध वाला इफेक्ट होगा, सब्जी वाला इफेक्ट होगा, पूरा कोई ये जो चेन है, पूरा व्यापार जो है वो इफेक्ट होगा। ये समझ में आना चाहिए। मैं ये जबलपुर के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं। ये आप कानपुर में चली जाइए, 5 फैक्ट्रियां हैं, कलकत्ते में चली जाइए, 4 फैक्ट्रियां हैं। तो जहां जहां बड़े बड़े शहर है वहां इसका बहुत बुरा असर होगा। नेता लोग बोलते हैं ये जबलपुर एक बड़ा गांव था, लेकिन उस समय यहाँ पे इतनी 4-4 फैक्ट्रियां थी। जिस तरीके से यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए थे, एक बड़ा यहाँ पे उद्यम का साधन बन गया था। लेकिन आज स्थितियां ये फैक्ट्रियों में जिस तरीके से देखने में आ रहा है, सन्नाटा है, सड़कों पे वो जिस तरीके से एक जुनून निकलता था कर्मचारियों का, वो खत्म हो चुका है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार। देखिए, कर्मचारी हताश और परेशान है, ये आप मान के चलिए। हम लड़े नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल पहले भी हमने 1 हफ्ते हड़ताल की, लेकिन सरकार ने धोखा दिया। सरकार ने धोखा दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा और आप अपनी हड़ताल वापस ले लीजिए। जब हमने 1 हफ्ते बाद हड़ताल वापस ली तो सरकार ने हड़ताल पे प्रतिबंध लगा दिया। हड़ताल पे प्रतिबंध लगा दिया। तो इतने तरह के, अब फिर जब हम हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट गए तो सरकार ने उठा के उसको वापस ले लिया, क्योंकि वो हाईकोर्ट में हार रहे थे। लेकिन उसमें क्या होता है, बात यह है कि हम 1 हफ्ते की लड़ाई अभी हम फिर से हमने लड़ने के लिए बोले हैं। ये तो कॉरपोरेशन जब तक ये सरकार रहेगी नहीं हटेगा। दूसरी सरकार है, उसे कोई भी आएगा वो हटाएगा, ऐसा हम लोग को विश्वास है। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जहां जहां सरकार बदली है, जो आप शुरू से जो सवाल किए, जहां जहां सरकार बदली है वहां वहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुआ। तो एक उम्मीद है और वो करेंगे। लेकिन अब उसके लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से तो मैं इतना ज्यादा बोलने के लिए समर्थ नहीं हूं कि कब ये सरकार जाएगी और कोई दूसरी सरकार। अभी बिहार में चुनाव आ रहे हैं, वहां पर इसका असर देखने मिलेगा क्या? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बिहार आप अच्छा सवाल किया आपने। आप ग्वारी घाट से लेकर और विजयनगर तक जितने फ्लैट बने हैं उसमें कितने लोग बाहर के हैं जो रिटायर होके बैठे हैं। उनका लड़का कहां चला गया? कोई सूरत चला गया, कोई बंबई चला गया, कोई कलकत्ता चला गया। मियां बीवी बैठे हैं। आप मेरे को बताइए, ये फ्लैट अगर मेरा है तो आज अगर हम नहीं रहेंगे तो फ्लैट बंद हो जाएगा, बिक जाएगा। बंद होने से मतलब, क्योंकि हमारा लड़का यहां नहीं रहता, हमारे बच्चे यहां नहीं रहते, वो बाहर बेचारा नौकरी करते हैं, किसी को नौकरी नहीं लगी यहां। तो सवाल इस बात का है कि जब ये मकानें सब बिक रही हैं और आने वाले 10 साल में देखिएगा कि जबलपुर से कोई भी किसी कर्मचारी की हिम्मत नहीं होगी कोई फ्लैट खरीद लेगा, क्योंकि तनख्वाही नहीं रहेगी और कर्मचारी नहीं रहेंगे। रेलवे 16 लाख थी, 16.5 लाख की रेलवे 4 साल 5 साल पहले आज 12.5 में 11 में आके खड़ी हो गई। क्यों? इसलिए कि बिस्तर देगा वो प्राइवेट, खाना देगा वो प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट, साफ सफाई करेगा वो प्राइवेट। तो इतनी नौकरी तो चली गई ना। तो नौकरियां सरकार की घट रही है। और किसी जमाने में हम 1.5 करोड़ लोग होते थे। यही सर्वे ऑफ इंडिया जबलपुर में जाके देखिए, हमने देखा इसी सर्वे ऑफ, यहाँ पर 4,000 लोग काम करते थे। आज कहाँ है? अब 400 लोग नहीं मिलेंगे आपको। मेरा कहना था कि बिहार चुनाव में क्या परिणाम सामने आएंगे? क्या लग रहा है कि ये जो सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं, इनका असर दिखेगा क्या वहां पर? दिखना तो चाहिए, दिखना चाहिए। इसलिए दिखना चाहिए कि अगर ये हिमाचल प्रदेश में दिख सकता है, अगर ये कर्नाटक में दिख सकता है, तो ये क्यों नहीं दिखेगा बिहार में?
सबसे ज्यादा बिहार के लोग प्रताड़ित हैं। अगर आप बिहार का सवाल करें, बिहार में सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं अपने घर से। बच्चा बड़ा होता है तो घर वाले से बोलता है कि हम सूरत जा रहे हैं। हिंदुस्तान की सारी कपड़ा मिल सूरत में लग गई, क्यों बिहार में एक मिल नहीं लगना चाहिए था? कभी कभी इन्होंने सोचा? और आज भी क्या कर रहे हैं? रेवड़ी बांट रहे हैं। किसी को 2,500 दे रहे हैं, किसी को 3,000 दे रहे हैं। जनता भी नहीं इसको समझ पा रही है कि 3,000 रुपया हमको अगर महीने में घर बैठे मिलेगा तो ये 3 करोड़ रुपया साल में कमाएंगे। ये बिहार में आज की जो स्थिति है, अगर वोट निष्पक्ष हो जाए और कहीं भी हो जाए, इस सरकार को जाना तय है। दोस्तों, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.एन. पाठक जी से चर्चा की और निश्चित है कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा है और प्राइवेटाइजेशन को लेके हर व्यक्ति के दिल में एक खदबदाहट है। हर केंद्रीय कर्मचारी जानता है कि कहीं न कहीं देश जो है कुछ सेठों के हाथों में जा रहा है। कुछ पूंजीपति इस देश की संपत्ति पर अपना हक जताने के लिए मौके की तलाश में है। पाठक जी, आपने चर्चा की नो न्यूज ऑनली व्यूज से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।